बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हामिद ख़ान है और आज हम फ़र्स्ट ईयर की जो न्यू बायोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी चूँकि नया सिलेबस है तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 बायोलॉजी की जो सिलेबस है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए और इस वक्त जो चैप्टर नंबर 1 है वो पिछले सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था। तो ये अभी हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और इसका मतलब है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये चारों जो ही हमारे अहम टॉपिक्स हैं। लेकिन उससे पहले हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही इन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री दो अल्फाज का मजमूआ है, बायो और सेकेंड जो केमिस्ट्री। एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जो लाइफ की बायोकेमिकल बेसिस है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। इस ब्रांच का नाम बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है और इस वजह से इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी भी कहते हैं। उसकी वजूहत ये हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, मालूमात देती है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो तमाम प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, तमाम प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हो चाहे वो डिस्ट्रक्शन के हो, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में होते हैं उसका हमें बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बायोकेमिस्ट्री हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं और हमारे हर एक सेल के अंदर जो स्पेसिफिक मैकेनिज़म्स होते हैं उस मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करना भी बुनियादी तौर पर सेल का काम होता है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एबनॉर्मल मैकेनिज्म यानी कि जो सेल होते हैं और उस सेल के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है और वो सेल प्रॉपरली अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते, तो उसकी वजूहत भी हमें बायोकेमिस्ट्री देती है। यानी कि उसके बारे में भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो मालूमात मिलती है वो बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए मिलता है। इसके अलावा हमें वो इन्फॉर्मेशन जो किसी भी सेल के अंदर पैदा हो जाए और जिसकी वजह से कोई बीमारी पैदा हो जाए, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें बायोकेमिस्ट्री देती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में डिफरेंट एब्नॉर्मलिटीज़ पैदा होते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है या उसके लिए जो मेडिसिन डेवलप करना होता है या कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स जो डेवलप करने होते हैं, जो मेडिकल्स के जो सामान वगैरह होते हैं, सर्जरी वगैरह में यूज़ होते हैं, वो भी हमें बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए मिलते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की स्पेशल लेबोरेटरी आती है और जिसमें बॉडी के अंदर जो ब्लड केमिस्ट्री होती है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और इसके अलावा बाइकार्बोनेट, इनकी क्वांटिटी भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये बायोकेमिस्ट्री जो एक डाइवर्स फील्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी का। इसके अलावा ये हमें इन्वेस्टिगेट करता है और इसके अलावा जो कि चैलेंजिंग कंडीशन होते हैं और जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं बायोलॉजी के, जो बुनियादी प्रॉब्लम होते हैं और इसके अलावा जो मेडिसिन चाहिए होती है, यानी जिस तरह मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसके बारे में भी हमें इन्वेस्टिगेट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। और इसके अलावा जो बड़े चैलेंज होते हैं हमारे बॉडी के लिए बीमारियों से लड़ने के लिए, या जो बीमारी पैदा होती है हमारी बॉडी में, या जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म पैदा होती है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, उसके बारे में भी हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम देखें कि जो सेल के ग्रोथ है, जो सेल माइटोसिस डिवीजन होती है सेल में, तो उसके ग्रोथ को किस तरह कंट्रोल किया जाता है और कैंसर कैसे कॉज होता है, ये तमाम चीज़ें जो है ये बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए हम सीखते हैं। इसके अलावा जो मेमोरी होती है उस मेमोरी की मैकेनिज्म क्या होती है ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। तो बायोकेमिस्ट्री जो एक सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है और इन तमाम क्वेश्चन के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि तमाम चीज़ें जो है हमें बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए इसका जो हमें नॉलेज होती है बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए मिलता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, अब सेल की केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो सेल जो ये सेल के अंदर जो लिविंग मैटर होता है, लिविंग मैटर में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ और उसके जो स्पेशल बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, उस लिविंग मटेरियल को या लिविंग मैटर को हम बेसिकली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि 70% से लेकर 90% वाटर पर मुश्तमिल होते हैं। और अगर इस 70 से लेकर 90% वाटर को अगर हम रिमूव करेंगे तो बाकी हिस्सा रह जाएगा जो कि प्रोटोप्लाज्म का रिमेनिंग हिस्सा होता है, उसे हम ड्राई वेट कहेंगे। और ये जो ड्राई वेट होता है बेसिकली ये ड्राई वेट
बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं। तो वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोड्यूस हो जाए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब वो बायोमोलिक्यूल्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो उन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिसकी वजह से या जिससे वो बायोमोलिक्यूल्स बने होते हैं, उसमें सबसे पहले कार्बन आता है, सेकंड पर हाइड्रोजन है, और थर्ड पर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। और तकरीबन 98% जो है तमाम के बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के जो बुनियादी टाइप्स है वो उसमें फर्स्ट वन जो है कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड प्रोटीन है, थर्ड पर जो है लिपिड्स है, और फोर्थ पर न्यूक्लिक एसिड है, फिफ्थ पर जो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। अभी हम बायोमोलिक्यूल्स के बुनियादी उसके नेम पढ़ेंगे और उसके यूनिट्स पढ़ेंगे, और उनके जो मोनोमर्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो जो आपस में मिल जाते हैं, उनके दरमियान वो बॉन्ड क्या होती है, उस बॉन्ड का नाम क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स है, जिसको हम अगली वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल से पढ़ेंगे। ओलिगो के अलावा मोनोसैकेराइड्स है और पॉलीसैकेराइड्स है। अब इसके जो यूनिट्स होते हैं, इसके जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, तो स्मॉल यूनिट्स बेसिकली इसके ग्लूकोज होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और स्पेशली हम उसे मोनोसैकेराइड भी कह सकते हैं, क्योंकि मोनोसैकेराइड बिल्कुल सिंपल शुगर होते हैं जो कि मजीद डिवाइड नहीं होते। अब एक ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसी तरह प्रोटीन है, प्रोटीन के स्मॉल यूनिट को हम अमीनो एसिड कहते हैं, और अमीनो एसिड, जब दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो उसके नतीजे में पॉलीमर बनता है, ये दो से ज्यादा। तो वो जो लिंकेज होता है दो मोनोमर्स के दरमियान, उसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इसी तरह लिपिड्स के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि फैट्स एंड ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स से, टर्पिनोइड्स से, टर्पीन्स, स्टीरोइड, कैरोटीनोइड्स, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब इसके जैसे कि फैट्स एंड ऑयल है, तो इसका स्मॉल यूनिट जो है ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड है। फॉस्फोलिपिड्स में ग्लाइसरोल भी होता है, फैटी एसिड भी होता है, फॉस्फेट भी होता है और कोलिन भी होता है। और जो कि टर्पिनोइड्स है, टर्पिनोइड्स के स्मॉल यूनिट को आइसोप्रीनोइड यूनिट भी कहते हैं, और आइसोप्रीनोइड यूनिट का फार्मूला C5H8 है। तो ये अब इनके दरमियान ऊपर जैसे कि फैट्स एंड ऑयल है, फैट्स एंड ऑयल जो है उसके स्मॉल यूनिट ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स होते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। इसी तरह ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, फॉस्फेट और कोलिन जो कि फॉस्फोलिपिड्स के स्मॉल यूनिट है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम ईस्टर और इसके अलावा कार्बन कार्बन लिंकेज भी कहते हैं। टर्पिनोइड्स के स्मॉल यूनिट आइसोप्रीनोइड्स है, और आइसोप्रीनोइड्स में भी कार्बन कार्बन लिंकेज बनता है। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड इज अनदर मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी होती है और आरएनए भी होती है, जो कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि एक लंबे चेन है न्यूक्लिक एसिड के। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए का मतलब होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, या डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी सेम कहते हैं। और आरएनए जो है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। तो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसे हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये न्यूक्लिक एसिड के स्मॉल यूनिट होते हैं। अब वो न्यूक्लियोटाइड्स अगर डीएनए में होंगे तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएंगे, और अगर आरएनए में होंगे तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएंगे। इस तरह कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में तो फिर लिपिड्स और प्रोटीन भी आपस में बन सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी आपस में बनते हैं। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स, वो भी मुख्तलिफ होंगे, और उसके दरमियान जो लिंकेज होगी वो भी मुख्तलिफ होगी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, परसेंटेज में अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो बैक्टीरियल सेल में वाटर जो है वो 70% होता है, और मैमेलियन सेल में भी 70% होता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में 15% होता है, और जबकि मैमेलियन सेल में 18% होता है। कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% होता है, और जबकि मैमेलियन सेल में 4% होता है। लिपिड्स जो है वो बैक्टीरियल सेल में 2% होता है, जबकि मैमेलियन सेल में 3% होता है। इसी तरह डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल में 1% होता है, और मैमेलियन सेल में 0.25% होता है। इसी तरह आरएनए, जो कि दोनों डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, 6% बैक्टीरियल सेल में होता है, और 1.10% जो मैमेलियन सेल में पाए जाते हैं। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो बैक्टीरियल सेल में 2% होते हैं, और मैमेलियन सेल में भी 2% होते हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक आयंस में, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, तो बैक्टीरियल सेल में 1% होते हैं। सिमिलरली मैमेलियन सेल में भी 1% होते हैं। अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे
कि जो ब्रेक डाउन होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम बड़े मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेसिकली टूट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। और इसके लिए एक प्रोसेस होते हैं और इस प्रोसेस को हम बेसिकली कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन बेसिकली कौन सा प्रोसेस होते हैं? ये कैसा प्रोसेस होते हैं कि जिसमें बॉडी के अंदर, ये सेल्स के अंदर जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और उसके नतीजे में एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं, और इस अमल का नाम कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट के जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो आपस में बड़े पैमाने पर जमा हो जाते हैं और उस कंडीशन को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जो, जैसे कि हमने भी बात की कि लो मॉलिक्यूलर वेट के जो नंबर्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं उसे मोनोमर्स कहते हैं। वो मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं और उनसे एक बड़ा कंपाउंड बनता है, उसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसके अलावा हम उसे पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर क्यों कहते हैं? मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर लिया कि जैसे कि प्रोटीन है। अब प्रोटीन जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और इसके ये स्मॉल यूनिट जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। इस माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मोनोमर भी कहते हैं और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इसे हम पॉलीमर भी कहते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड है, इस तरह अमीनो एसिड जो है 10 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड, 100, 200 एबोव अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और उसके नतीजे में प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है ये मोनोमर्स भी कहलाते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। और इससे जो बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर बना उसे हम प्रोटीन्स भी कहते हैं और इसके अलावा पॉलीमर भी कहते हैं। तो ऐसा अमल के जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स मिल जाते हैं और बड़े पॉलीमर बनाते हैं, इस अमल को हम बेसिकली पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं और इसके अलावा कंडेंसेशन भी कहते हैं। नाउ कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मिसाल के तौर पे ये एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है, ये दोनों मोनोमर आपस में मिलना चाहेंगे, ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा कि ये जो H है इसके ऊपर पॉजिटिव आयन होते हैं और OH के ऊपर नेगेटिव आयन होगा, ये दोनों मिलके H2O की फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह यहाँ पर H पॉजिटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करेगा और रिमूव करने से H2O की फॉर्मेशन होगी, यानी कि इन दोनों मोनोमर से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट हो जाएंगे। और जब ये मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएंगे तो इस अमल को हम बेसिकली कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन में क्या होता है बेसिकली कि OH और H प्लस जो है एक मोनोमर्स के और दूसरे मोनोमर्स के रिमूव हो जाते हैं और इसके नतीजे में जो 2 मोनोमर्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और इस रिएक्शन का नाम होता है कंडेंसेशन। या चूंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप से H2O जो वाटर होते हैं वो वाटर रिमूव हो जाते हैं। तो इस अमल को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, हमेशा एक बात याद रखें कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो ये प्रॉपर एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है, ठीक है। तो होपफुली के कंडेंसेशन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप, दोनों के मोनोमर्स के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं और जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है। इस अमल का नाम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी है और कंडेंसेशन भी कहते हैं और ये प्रॉपर एंजाइम की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो टेक प्लेस होता है। तो इस अमल का नाम चूंकि कंडेंसेशन था। अब इसके बाद हम इसी मॉलिक्यूल्स को जब हम वापस में तोड़ेंगे, इस तरह के बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जैसे कि अब यहाँ पे एक मोनोमर से, दूसरा मोनोमर से, तीसरा मोनोमर से, चौथा मोनोमर से, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टूटेंगे तो हर एक मोनोमर्स के साथ H प्लस और OH नेगेटिव, जो जिसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, हर एक मोनोमर्स के पास जुड़ेगा, हर एक मोनोमर्स के पास जाएगा। तो ये जो कि कंडेंसेशन था उस कंडेंसेशन के बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे और जब H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो H2O मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O के मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में यूज होंगे और वो H2O मॉलिक्यूल्स H और OH में टूट जाएंगे और H और OH जैसे कि कंडेंसेशन में मोनोमर से अलग हुए थे और जब ये मोनोमर पॉलीमर बन गए तो अब ये पॉलीमर से मोनोमर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हर एक जो यहाँ पे जैसे कि आपको 3 और 4 के दरमियान नजर आ रहे हैं, 3 और 4 ये यहाँ पे एक बॉन्ड बन चुका था, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से रिमूव था। अब ये वापस जाके H2O की एड होने की वजह से मोनोमर्स हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करेगा और इसके नतीजे में मोनोमर्स अपनी असली हालत में जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं,
ठीक है। हाइड्रोलिसिस जो है ये कंडेंसेशन का बिल्कुल रिवर्स है, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो H+ और OH में ब्रेक हो जाते हैं हेल्प ऑफ एंजाइम की वजह से, ठीक है। जहां पर OH ग्रुप एक मोनोमर्स का OH ग्रुप और H जो है अटैच हो जाते हैं दूसरे मोनोमर्स के साथ, और इस दौरान जो यहाँ पे बॉन्ड बना था, जो लिंकेज बना था, वो लिंकेज टूट जाता है। अच्छा, जब ये बॉन्ड टूट गया तो इसके नतीजे में एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, और जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसको सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मेटाबॉलिज्म के दौरान जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या तो वो बन जाते हैं और या टूट जाते हैं सेल के अंदर। इसी तरह जो हीटरोट्रोप्स होते हैं, हीटरोट्रोप्स क्या करते हैं, अपने डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ते हैं मोनोमर्स में हाइड्रोलिसिस के जरिए। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऐड हो जाते हैं, और हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस में उसका रोल अहम होता है, उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो हम जो चूंकि हीटरोट्रोप से हम अपने फूड को मैक्रो मॉलिक्यूल्स में लेते हैं, और फिर वो छोटे छोटे मोनोमर्स में उसको तोड़ देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के जरिए, और जो ये मोनोमर्स होते हैं ये मोनोमर्स हमारे सेल तक दोबारा पहुंच जाते हैं, और जब ये वहां पर पहुंच जाते हैं तो ये दोबारा फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं कंडेंसेशन के जरिए। इसी तरह जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स के जो सेल्स होते हैं वो मोनोमर्स प्रोड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन आयन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट्स जो उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये जो मोनोमर्स होते हैं ये बाद में जाके मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सोर्स और सिंक टिश्यूज में, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो स्टेम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो है सोर्स का मतलब कि पौधा जो है चूंकि पत्तों में फोटोसिंथेसिस होते हैं वहाँ से वो रिसीव करते हैं, और सिंक का मतलब जहाँ पर इसको स्टोर करते हैं। तो तन्ने में हमेशा प्लांट्स जो है अपने फूड को स्टोर करते हैं, और वहाँ पे जाके कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए वो जो मोनोमर्स थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O फोटोसिंथेसिस की मदद से उन्होंने बनाए थे, उसको कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए दोबारा जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा जो अदर सेल्स होते हैं जब उसको रिक्वायर होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है मोनोमर्स में जब वो तोड़ते हैं तो उसके नतीजे में वो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो होपफुली कि ये लेक्चर आपको इंतहाई आसानी से समझ में आया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।